ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। My name is Shubhratosh Sharma and I have secured All India rank 358 in UPSC CSE 2022 this year, and this was my third attempt and second interview. So सबसे पहले because UPSC का नेचर आज के टाइम में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, तो ये जो वीडियो है ये आपके प्लान बी के बारे में है कि आप कैसे प्लान बी इंश्योर कर सकते हो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बीच और अपना करियर कैसे आगे बढ़ा सकते हो। सबसे प्रायोरिटी की एरिया है कि हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि प्लान बी कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके डिफरेंट डायमेंशन है जहाँ आप प्लान बी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कैट का पेपर हो गया, MBA साइड जा सकते हो। उसके अलावा आप स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्लान बी है। उसके अलावा काफ़ी सारी फेलोशिप होती हैं, फॉर एग्जांपल लेम फेलोशिप होती है, जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक 86 असद जुबैरी ने भी रिसीव करी थी। एंड उसके अलावा आपके मल्टीपल एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी के लेवल पर ही हैं या उसी के सिलेबस से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल RBI हो गया, आपका EPFO का पेपर हो गया, तो दीज कैन ऑल्सो सर्व एज एन अल्टरनेटिव टू यूपीएससी। इन मीनवाइल जब तक आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हो तब तक आप इनकी प्रिपरेशन करके भी एक रैंक ले सकते हो। देयर आफ्टर आप यूपीएससी की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। प्लान बी की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस साल का भी जैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स के पेपर में भी देखा कि यूपीएससी के पेपर्स अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं काफ़ी इन नेचर, और रिजल्ट फाइनल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जब आप फील कर रहे हो कि आपने 2 साल 3 साल इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे दिए हैं, कंसिस्टेंट पढ़ाई के साथ डेडिकेटेडली हार्डवर्क कर लिया है अपना, एंड आपके जो सारे गोल पोस्ट हैं वो कवर कर लिए हैं, तो उसके बाद इट इज़ हाई टाइम कि आप थोड़ा सा अपने अल्टरनेटिव करियर्स के बारे में सोचना भी चालू कर दो। एंड ये लग सकता है कि बिकॉज मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, देयर आफ्टर आई एम प्रीचिंग कि आप एक अल्टरनेटिव करियर को देखें, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद कैट का एग्जाम दिया था इस साल, जब मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, एंड मैंने 99.43 परसेंटाइल स्कोर किया था। एंड बिकॉज कैट 2 अच्छे लेवल पे है बट CSAT से ओवरलैप करता है, तो आप अगर CSAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैट के लिए भी देख सकते हो। एंड इवन बीच में लास्ट ईयर मैंने एक स्टार्टअप पे भी काम करना चालू किया था। तो यूपीएससी को प्लीज अपना प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाएं, अपने उसको ईगो पे ना ले लें कि नहीं यार अब तो जब तक यूपीएससी नहीं होगा मैं अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यूपीएससी पे ही फोकस रखूंगा। बिकॉज आज के समय में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर साल की ज़्यादा है, तो एक पॉइंट के बाद आपको इस अनसर्टेनिटी के बियॉन्ड देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आप अपना करियर कैसे दूसरे फील्ड्स में बना सकते हो। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी एक मेंटल सिक्योरिटी, मेंटल पीस एंड फिटनेस के लिए भी, कि आप एक करियर में आगे प्रोग्रेस करें। एंड इसलिए आप ये अल्टरनेटिव जो मैंने सजेस्ट किए हैं आपको इस वीडियो में, उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और जब आपको लग जाए कि मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मैं 3-4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, अभी तक मेंस क्लियर नहीं हुआ या इंटरव्यू में जाके रह जा रहा हूँ, तो आप एक बैकअप सिक्योर कर लीजिए, एक प्लान भी सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आपका मन करे तो आप बचे हुए अपने अटेम्प्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन में फिर से दे सकते हैं। उस तरह से आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, फॉर्चुनेटली मेरी इस साल रैंक आई है, तो जब आपकी एक रैंक आ जाती है ना, तो आप एक स्टेबिलिटी महसूस करते हो टू बिल्ड ओवर इट, और आप हमेशा एक बेटर परफॉर्मेंस या फिर एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो कि नहीं चलो एटलीस्ट आई हैव अ गुड ऑप्शन टू फॉल बैक टू अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। एंड यूपीएससी CSE का हमें सबको पता है कि सिलेक्शन रेशियो क्या है, कितना डिफिकल्ट एग्जाम है, और आगे जाके फनल बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट इन द सेंस कि सारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं जो अंदर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों में कंपटीशन है। जो टॉप 2500 इंटरव्यू देने आते हैं, दे ऑल आर इक्वली गुड। तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आप अच्छे हैं और आप खराब हैं, नहीं, सब अच्छे हैं, और उनमें से कोई भी सेलेक्ट होगा बेस्ड अपॉन देयर लक, देयर हार्ड वर्क एज वेल। एंड जो प्लान बी है हिंस यूपीएससी के साथ साथ, वो आपको इंश्योर करता है कि आप
अपने यूपीएससी गोल में भी इन फ्यूचर फोकस कर सकते हैं अच्छे के साथ, इंश्योरिंग कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे और आपकी मेंटल स्टेट भी एक बेटर कंडीशन में हो सकती है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर जो आपको मिलेगा, आपका जो सोशल कनेक्शंस बनेंगे वो। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप एक टाइम के बाद यूपीएससी की साइकिल में स्टक होके ना रह जाएं, अपने अल्टरनेटिव करियर पाथ्स के प्रोग्रेशन को भी देखें। और जैसा मैंने बताया कि अल्टरनेटिव्स आपके पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, जैसे आपके स्टार्टअप्स हैं, या फिर आपके कैट एमबीए का प्रोग्राम, मैनेजमेंट की डिग्री है, या फिर आपके पास अलग मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हैं आपके बेसिक ग्रेजुएशन के बाद। आप स्टार्टअप में भी काम कर सकते हैं, और जैसा बडिंग इकोसिस्टम, एक स्टार्टअप बहुत अच्छा वेंचर है। तो प्लीज़ इन अल्टरनेटिव्स को देखिए एंड ट्राई टू फाइंड अ बेटर बैकअप फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, सो दैट आप आगे जाके भी करियर में अपना अच्छा कर सकें, अगर यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हो पाता है तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं यूपीएससी के अलावा, तो कैट का एग्ज़ाम है। तो कैट के एग्ज़ाम में आपके एक ही एग्ज़ाम होता है, ओटी बेस्ड है, जिसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा एंड उसके अलावा इंग्लिश आएगा। तो आप ये देखो कि ओवरलैपिंग नेचर कैसे है एग्ज़ाम का। जब आप रीजनिंग एंड मैथ्स की बात करते हो तो आप सीसेट में प्रैक्टिस करते हो। नो डाउट कि कैट की लेवल अलग है क्योंकि वो एक स्पेशलाइज एग्जाम है, बट यूपीएससी भी जैसा इस साल देखा गया है धीरे धीरे उस लेवल की तरफ बढ़ रहा है, पेपर को अपने टफ करता जा रहा है। एंड हो सकता है प्रॉब्ली इन फ्यूचर ऐसा भी हो जाए कि सीसेट के लेवल सीसेट जो है वो आपका कैट लेवल का आ रहा है एग्जैक्टली। एंड उसके साथ आप देखो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालते हो, आप किताबें पढ़ने की हैबिट डालते हो, तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपने आप डेवलप करते हो। तो जो आरसीज आते हैं, आपकी एक स्पीड डेवलप हो जाती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की टू रीड उन आरसीज को, और उनको पढ़ने के बाद आप जल्दी से डिसाइड कर पाते हो कि क्या चीज़ें आंसर हो सकती हैं। तो वो आपको एक एज देता है कैट के उसमें एग्जाम में। और जब इंटरव्यू करने की बात आती है निकालने की, तो कैट के जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपके जनरली 2 या 3 लोगों के पैनल में लिया जाता है, जो आपकी जनरल नॉलेज या फिर न्यूज़पेपर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वो कोर सब्जेक्ट्स में जनरली नहीं जाते जब तक कोई एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी ना हो। तो इस केस में आप आराम से उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपको हैबिट है तो आप आराम से टैकल कर सकते हो, एंड आपको इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन हो जाता है कि वो उस चीज़ की वैल्यू वहाँ भी दिखती है जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं। क्योंकि मैंने फॉर एग्जाम्पल इस साल जब दिया था कैट, अच्छा स्कोर करने के बाद भी आई हैव कन्वर्टेड टॉप 10 कॉलेजेस, NIRF रैंकिंग कॉलेजेस। नीटी मुंबई कन्वर्ट किया था मैंने, जिसकी ऑल इंडिया रैंक NIRF 7 है। ऐसी SGM SOM IIT बॉम्बे कन्वर्ट किया था, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 10 है अभी। IIT दिल्ली में भी मेरी वेटिंग लिस्ट थी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 4 है। उसके अलावा कैप कॉलेजेस, IIM उदयपुर और ये सब भी कन्वर्ट किए थे। तो अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। पर मेरा फोकस इस चीज़ पर, आपका फोकस लाने के लिए है कि केवल आप यूपीएससी को एक ईगो पे लेके मत बैठ जाएं कि यार मैं नहीं कर पा रहा तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक एकदम खत्म नहीं कर दूंगा। क्योंकि जैसे जैसे साल बीत रहे हैं ना, आपकी नॉलेज के अंदर एक रिडेंडेंसी, एक स्टेग्नेशन आने लगता है। और अगर ये एग्जाम, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है, अभी 1000 सीट्स हैं, कंपटीशन के लिए 5-6 लाख लोग बैठते हैं, तो आप सोचिए ना कि रेशियो कितना कम है। तो आपको कितना लकी भी होना पड़ेगा हार्डवर्क के साथ अंदर जाने के लिए। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि यूपीएससी सीएससी केवल और केवल हार्डवर्क का गेम है आज के समय में, तो वो गलत कह रहा है। पेपर कैसा आ रहा है, प्रीलिम्स का पेपर, सीसेट का पेपर आपको सेट हुआ वो पेपर की नहीं। इसके अलावा जब आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में जो आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, क्या उनसे ओवरलैपिंग क्वेश्चंस आए हैं? अगर एकदम रैंडम आए हैं तो ऐसे हैं कि आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत उनको टच करी हुई है या नहीं करी हुई है। फिर जब आप लिख भी अच्छा दोगे तो उसके बाद भी कि आपकी कॉपी, सब्जेक्टिविटी ये है कि आपकी कॉपीज कहाँ चेक होने जा रही है, ऑप्शनल में आपकी स्केलिंग कितनी है। फिर उसके अलावा इस चीज़ में भी है कि वो इंटर ऑप्शनल पैरिटी कितनी बना रहे हैं। फिर कोई सब्जेक्ट बुचर हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस साल जैसा सुनने में आया, इवन मार्क्स देखने में भी आए ऐसे बहुत बुचर्ड है। तो ये सब अनकंट्रोलेबल्स हैं यूपीएससी में, जो कि बहुत सारे हैं, और आप सब तो क्या बहुत थोड़े ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब इतनी सब्जेक्टिविटी है तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि एक मैंने डायमेंशन बताया। इसके अलावा अभी एग्जाम्स आने वाले हैं आरबीआई के, उसके अलावा एक एग्जाम आने वाला है आपका ईपीएफओ का। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स रुक रहा है या कोई भी रीजन है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज, और आपके अटेम्प्ट 3-4 हो चुके हैं, मतलब जब आप 2-3 सिंसियर अटेम्प्ट दे चुके हो यूपीएससी को, जहां आप श्योर थे कि मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, तो प्लीज इन एग्जाम्स को दीजिए।
RBI का आप देखोगे सिलेबस तो वो भी CSAT से ओवरलैप करता है, और GK आप पूछते हैं 80 मार्क्स की फेज 1 में एटलीस्ट, और फेज 2 जो होता है उसमें भी आपका देखोगे तो फाइनेंस है एंड UPSC से ही ओवरलैपिंग टॉपिक्स है मेजरली, तो वहाँ भी आपको एक एज मिलता है अगर आप सिंसियरली थोड़ा टाइम दोगे। फिर EPFO का जो एग्ज़ाम है, तो EPFO का तो सिलेबस काफ़ी ओवरलैपिंग है, प्लस मेंस नहीं होता। तो जब मेंस नहीं हो रहा है तो आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे तैयारी करो, जो कि मेजरली सिमिलर है, बस आपको कुछ लॉज पढ़ने पड़ेंगे, कंपनीज लॉज जो हैं, इंडस्ट्रीज एक्ट जो हैं, ये थोड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप कुछ जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं उन्हें आंसर कर सकें, और ये पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने किया हुआ है, इवन मेरे सर्कल में भी किया हुआ है, जो EPFO में ऑफिसर हैं इस समय लोग, तो वो एक अच्छा बैकअप आपके लिए सिक्योर कर देता है, विच इज इक्वलेंट टू द पोस्ट विच आर एट ऑफर थ्रू UPSC एज वेल। तो प्लीज़ उस एग्ज़ाम को दीजिए। अगर वहाँ भी आपकी चीज़ें नहीं सेट हो पा रही हैं एग्जाम्स के लिए, तो आप एक मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं एक अच्छे कॉलेज से, वो एक हमेशा अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है आपकी। और अगर मास्टर्स के अलावा भी आपको जाना है तो फेलोशिप का एक प्रोग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि आप फेलोशिप कहाँ से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्प फेलोशिप जो जिसकी मैं बात कर रहा था पहले भी वीडियो में, तो जो मेरा दोस्त असद जुबैरी ऑल इंडिया रैंक 86 है इस साल के, तो उन्होंने भी लैम्प फेलोशिप लिया हुआ था, एंड हम लोगों का, मेरा और असद का श्योर था कि अगर हम इस बार क्लियर नहीं करेंगे एग्ज़ाम तो हम चले जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, UPSC से कुछ टाइम ब्रेक लेकर, और इन फ्यूचर हो सकता है हम इस फील्ड में वापस आएँ। और अगर उधर फील्ड में हमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता, फॉर एग्जांपल जो काम मिल रहा है हमें करने को वो अच्छा होता है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब लैम्प फेलोशिप में क्या होता है आपके कि आप पार्लियामेंट में बेसिकली इंटर्न करते हैं, एंड मिनिस्ट्रीज के साथ आपको एसोसिएट किया जाता है, मिनिस्टर्स के साथ लिंक किया जाता है, आप वहाँ काम करते हैं, वहाँ काम सीखते हैं, और काम सीखने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है लगभग, और काम सीखने के बाद एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं जिसका रिकॉग्निशन केवल इंडिया में नहीं इवन फॉरेन में भी है, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी प्रेफरेंस देते हैं आपके लैम्प फेलोज को उनके एक्सपीरियंस के लिए, उनकी इंटर्न के लिए, और इजीली उन्हें आगे जाकर भी एडमिशन मिल जाता है कॉलेजेस के अंदर। तो ये एक अच्छा डायमेंशन है कि आप ऐसी फेलोशिप उठा सकते हैं जो आपको फ्यूचर में जॉब लैंड करे, या फिर आपका क्या कहते हैं एक अच्छे कॉलेज में ले जाए आपको, जहाँ से आप अपना करियर बिल्डअप कर सकें। रही बात इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के केस में आज के समय में, जैसे आप मान लो पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए रहना चाहते हो, आपका एक मन था UPSC में रहकर कि आप सेक्रेटरी बनोगे, आप पॉलिसीज फ्रेम करोगे कंट्री के लिए भी, तो स्टार्टअप में भी के थ्रू भी आप ऐसे वेंचर्स खोल सकते हो जिसमें आप पब्लिक पॉलिसी डीलिंग में आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, वेरियस जो अलग अलग मिशन हैं उन पर, उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो आपकी जो एम थी वो इसके थ्रू भी पॉसिबल हो सकती है। और इसके अलावा क्या है कि आपका जो आपका पब्लिक पॉलिसी है उसमें आपकी फेलोशिप भी होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं यही काम करना चाहता हूँ, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही काम करना है मुझे, या गवर्नमेंट में ही काम करना है, तो ये एक ऑप्शन अच्छा है जिसमें आप फेलोशिप के लिए जा सकते हो या स्टार्टअप के लिए कर सकते हो। एंड स्टार्टअप का इतना बडिंग इकोसिस्टम है ना आज के टाइम में कि अगर आप जॉब प्रोवाइडर बन रहे हो इंस्टेड ऑफ जॉब टेकर, तो आप अपने लिए तो अच्छा कर ही रहे हो, प्लस साथ साथ जो लोगों को आप एम्प्लॉय करोगे अपनी कंपनी में उनका भी फ्यूचर इंप्रूव कर रहे हो, एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। जो हम बात कर रहे हैं अमृत काल में, कि हमारा अमृत काल चल रहा है, अगले 25 वर्ष जो हमारे लिए हैं, और 2047 तक हमें अपने देश को एक विकसित देश बनाना है, तो उसके लिए स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़रूरी हैं, एंड ज़रूरी है कि आप लोग जिनके पास इतनी नॉलेज है UPSC की, इतना एक्सपीरियंस है, जो आप शायद प्रोबेबली जो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स लिख रहे हैं और उसको किसी स्टेज तक क्लियर कर रहे हैं, तो जब ऐसे लोग आगे आएंगे, जब वो टीम बिल्डिंग में लगेंगे, तो डेफिनेटली वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा लोगों की। तो आप इस एरिया पर भी फोकस कर सकते हो। तो इसके अलावा जैसे आपका काम, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप जुड़ना चाहते हो गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट ने अब लेटरल एंट्री स्कीम लेके आई है जिसमें बहुत सारे लोग लेटरल एंट्री के थ्रू एंटर करते हैं। पहले उन्होंने MBA किया हुआ था किसी कॉलेजेस से, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा कंपनी में एक्सपीरियंस गेन करके देयर आफ्टर वो घुसे हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट्स में,
वेरियस आपके नीट वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, जैसे नीति आयोग हो गया आपका, उसमें भी लोग आपके MBA के वो लेटरली एंटर्ड हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें काफ़ी लोग लेटरली एंटर्ड हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो हो सकता है कि अगर आपका रास्ता सीधा ना जा रहा हो तो हो सकता है वो घूम के उसी जगह पहुंच जाए जहां आप फ्यूचर में पहुंचना चाहते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि UPSC की प्रिपरेशन हमेशा ना बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है। टैक्सिंग इन द सेंस कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को हमेशा चैलेंज करेगी। आप जब 6-6 घंटे बैठ के पेपर लिखोगे, एक दिन में 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स लिखेंगे, जब सिमुलेट करते हो तो आपकी बॉडी वियर डाउन होती है। जब आप डेली 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो तब भी आपकी बॉडी वियर डाउन होती है। और क्या होता है ना, ये पूरा प्रोसेस ऐसा है कि आपको आइसोलेट कर देता है लोगों से। तो आपको ये तो पता है कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि सोसाइटी में एक्चुअली चल क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज। और हम लोग ना इन्हीं लूप में फंस के रह जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस मेरा यही है, आप लोगों को समझाना कि लूप में फंसना सही चीज नहीं है। क्योंकि ये जो ईयर्स है हमारे 22 से लेकर 21 से लोग चालू करते हैं UPSC देना, एंड 32 और उसके आगे तक भी देते हैं। तो ये जो हमारा साल है, जो ईयर्स हैं, ये मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ आवर लाइफ है। और अगर हम उसको केवल एक एग्जाम देने में निकाल देंगे, मैं किसी भी तरह से UPSC को डिमीन नहीं कर रहा, इट इज द एग्जाम ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। और जो जॉब सेट ऑफर है वो भी बहुत ल्यूक्रेटिव है, इसीलिए इतने लोग लिख रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगह ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि लोग अटेम्प्ट्स खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है करियर में। कई लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको समझना, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि UPSC के अलावा भी एक बहुत बड़ा सर्कल, एक बहुत बड़ी लाइफ है जहाँ पर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। और जब आप इन फील्ड में दोबारा घुसेंगे और एक्सपोजर होना चालू होगा आपका विद डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट सब्जेक्ट, लोग मिलेंगे आपको, उनके से इंटरेक्ट करने को मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। और ये भी समझ में आएगा आपको कि UPSC ने आपको कितना कुछ दिया है, भले ही एग्जाम भी ना निकले। अगर एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ स्टेज, जो आपने नॉलेज गेन करी है ना, वो आपकी हर इंडस्ट्री में हर जगह वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इंटरव्यूज दिए थे कैट के MBA कॉलेजेस के लिए, तो जब वो मुझसे पूछते थे कि सर आप 2020 के बाद से क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके में गैप है आज तक के लिए, तो मैं उनको केवल एक जवाब देता था कि सर मैं UPSC कर रहा हूँ और मैंने इतनी स्टेजेस क्लियर की हुई है, मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, 2nd इंटरव्यू था। तो मैं उन्हें बताता था, तो वो लोग अमेज हो जाते थे कि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हो, या फिर आपने मेंस क्लियर किया है, या फिर आप प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हो, तो आप UPSC के बारे में बताओ। मैं तो आप हमें बताओ कि जो जनरल नॉलेज है वो आपकी कितनी स्ट्रांग है। फिर वो आपको सब्जेक्ट नहीं पूछते, फिर वो आपको यही इंटरेस्ट पूछते हैं कि आपका UPSC की जर्नी कैसे रही है, आपने क्या एक्चुअली उसको पढ़ा है, आपने क्या एक्चुअली अपना हार्डवर्क इनपुट डाला है उस चीज में। और आज के समय में तो फ्रीलांसर एक अपॉर्चुनिटी और ऐसी है, फ्रीलांसिंग, जो अच्छी है इन टर्म्स ऑफ UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी। कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स दिया और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा, बट आप प्रिपेयर्ड हो क्योंकि आपका 3rd अटेम्प्ट था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तक अगर आप देना ही चाहते हो और दूसरी फील्ड में नहीं मूव करना चाहते हो, तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज उठाइए। आप क्या कर सकते हो कि आप पहले टीचिंग की जॉब उठा लीजिए, मेंटरशिप की जॉब उठा लीजिए, जिस फील्ड में आप अपना काम कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक डिग्री है, फॉर एग्जांपल आप IT ग्रेजुएट हैं, तो कोडिंग या फिर आपकी सॉफ्ट स्किल्स की जॉब उठा लीजिए, जो कि आपको बेस्ड ऑन आपके स्किल्स मिल जाते हैं। इन बिटवीन आप बाकी चीजें सीख सकते हो। मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकता है, उसके बाद वो इंटर्न कर सकता है उस चीज की। पैरेलली आप 2-3 घंटा वहां देके और डेली UPSC को 4-5 घंटा देके चीजें मैनेज कर सकते हैं। एंड मेरा जो बेसिक पर्पस है ना, कि देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग व्हिच गोस कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। तो इस लूप से निकलने के लिए भी ना आपको एक सिंगल स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आप उस लूप से बाहर आ पाओगे। एंड जैसा हम एथिक्स में बात करते हैं ना, करेज, एटीट्यूड की और एप्टीट्यूड की, तो वो UPSC में ही नहीं, वो बाकी लाइफ के भी स्पीयर्स में दिखाने की जरूरत है। तो जब आप इस साइकिल से बाहर निकलने का डिसीजन ले रहे हो ना, तो ब्रिंग इन दैट करेज, एप्टीट्यूड, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दे चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आपका लक साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी है, रिजल्ट यील्ड नहीं हो रहे। तो प्लीज UPSC को डेड एंड ना माने, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, और उसके आगे भी, आप UPSC के आगे भी लाइफ है, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है।
और मैं डीकेटी की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर सकूं और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला सकूं कि यूपीएससी के लूप से बाहर आना एक पॉइंट के बाद भी ज़रूरी है और प्लान बी होना भी ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज यूपीएससी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और आगे फनल बहुत शॉर्ट है. तो थैंक यू टू द टीम ऑफ डीकेटी एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन.